हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग देख चुके थे कि किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती हैं और उसके पहले हम ये देख चुके थे, उसके पहले वाले वीडियो में हम ये देख चुके थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। फिर हमने सीखा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। 3 टॉपिक पढ़ने के बाद में अब हमारे पास में कुछ बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो कि इसमें आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी की, आप ज़रा चेक करें। तो उसमें सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी कि ये बोला गया है कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने जब आपको एक्टिविटी 1.1 कराई थी तब मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिटेल में मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रब क्यों किया जाता है, यानी कि उसे साफ़ क्यों किया जाता है। फिर से जो बच्चे उस वक्त ना समझ पाए हों या उनको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे बेटा ये मैग्नीशियम की एक रिबन है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट कर लेता है जल्दी से। अब जैसे बेटा ये क्या है, ये हमारे पास में एयर है, ये क्या है? एयर है। और एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, गैसेस ऑफ मिक्सचर ही एयर कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि इस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाएगा ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्साइड के फॉर्म में इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, ऑक्साइड के फॉर्म में इसके ऊपर अटैच हो जाएगा ये ऑक्सीजन आकर के, ठीक है। यानी कि फिर इसके ऊपर जो एक ब्लैक कलर की एक लेयर बन जाएगी और उस ब्लैक कलर की लेयर जो बन जाएगी वो ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। तो दिक्कत क्या आएगी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को किसी भी बर्नर से फ्लेम के जरिए जब हम इसे जलाएंगे तो जो ये हीट है, जो ये हमारे पास में फायर है, ये फायर इस मैग्नीशियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके बीच में कौन आ रहा है, उसके बीच में आ रही है ये इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर। और ऑक्साइड की लेयर आने की वजह से ये इंटरनल जो मैग्नीशियम है, ओरिजिनल जो मैग्नीशियम है, उसको इस हीट से, इस फ्लेम से रिएक्ट नहीं करने दे रही है, जिसकी वजह से इसे जलने में दिक्कत रहेगी। यानी कि ये प्रॉपर तरीके से नहीं जलेगी, उतना ज़्यादा फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगी या उतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी या उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी जितनी इसकी कैपेसिटी है, उतनी ज़्यादा ये इसके अंदर से हीट जनरेट नहीं करेगी। तो इस वजह से सबसे पहले हमारे पास में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए सैंड पेपर। सैंड पेपर को बेटा मैंने बता दिया कि मार्केट में, शॉप पर अगर आप हिंदी में अगर उससे बोलेंगे तो इसे बोलते हैं रेखमाल। तो रेखमाल के नाम से ये मिल जाता है सैंड पेपर। सैंड पेपर को आप लोग ले लें। सैंड पेपर को लेने के बाद में इस मैग्नीशियम की जो रिबन है इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसे रब करें, प्रॉपर तरीके से दोनों साइड से, ताकि इसके ऊपर डिपॉजिट हुई जो ऑक्साइड की जो लेयर है वो ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाए, वो यहाँ से हट जाए, यानी कि ये केवल और केवल ये प्योर मैग्नीशियम ही रह जाए। फिर क्या होगा, जब हम सैंड पेपर से इसको रब कर देंगे तो इसके ऊपर केवल और केवल क्या रह जाएगा, इसके ऊपर केवल और केवल मैग्नीशियम की ही लेयर रह जाएगी, क्योंकि ऑक्साइड लेयर तो आपने हटा ही दी। तो ऑक्साइड लेयर हटा देने के बाद में जब आप इसे बर्न करेंगे तो ये बर्न होगी बहुत ही अच्छी तरीके से और इसके अंदर से जलने पर इसमें से एक फ्लेम निकलेगी, जिस फ्लेम का नाम है वाइट डेज़लिंग फ्लेम, यानी कि सफ़ेद कलर की रोशनी निकलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज होगी। और ये जलने के बाद में यहाँ पर एक चाइना डिश ले लेंगे और जब ये जलेगी तो जलने के बाद में इसमें से चूरन टाइप का निकलेगा, यानी कि जो इसका रिमेनिंग है, रेसिड्यू है, वो निकलेगा।
जिसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, और जिसको हम कलेक्ट करेंगे तो सर इसका कलर भी कैसा होगा, ये वाइट ही कलर का प्रेसिपिटेट हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वाइट कलर का हमें रेसिड्यू यहाँ पे मिलेगा। और जो ये हमको यहाँ पर वाइट कलर का जो रेसिड्यू मिल रहा है, क्या ये केवल और केवल मैग्नीशियम होगा? मैं कहूँगा नहीं, तभी समझाता हूँ, ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीखा है कि जब हमने शुरुआत में लिया था मैग्नीशियम, जला रहे हैं, जलाने के लिए हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैंने आपको बैलेंस करना भी सिखाया था, तो बैलेंस करने के लिए आप लोगों को ध्यान देना है, मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक ही है। जैसे जिस फॉर्मेट में मैंने सिखाया है उस फॉर्मेट से प्रैक्टिस आप लोग करें, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग उसी तरीके से ही कोशिश करके इसको मैनेज करें और देखें क्या मैंने जो मैनेज किया है वो सही है या गलत, ठीक है। मैग्नीशियम एक है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर भी एक ही है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, और इधर ऑक्सीजन 1 है। और एक ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैं अगर आगे कर दूंगा तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, और इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, और मैग्नीशियम अगर इधर 2 हो जाएंगे तो इधर भी मुझे मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट तरीका है। पर कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे अरे सर समझ में नहीं आया, आपने पता नहीं क्या तिकड़म लगा दिया। तो भैया ठीक है, मैंने जैसे पढ़ाया था उस तरीके से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये एलिमेंट है, ये LHS है, ये RHS है। एलिमेंट में क्या है, बस 2 ही तो एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है और उधर भी 1 है, इधर ये ऑक्सीजन 2 है और उधर 1 है। अब इधर 2 है, इधर 1 है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले कंपाउंड को लेते हैं। पहला रूल कहता है बड़े वाले कंपाउंड में मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में 1 है तो इधर भी 1 है, तो इधर बैलेंस नहीं करेंगे। ऑक्सीजन 1 है और इधर 2 है, तो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अब देखो मैं कैसे इसको बैलेंस करूँगा, कि हमेशा मैंने दूसरा नियम क्या बताया था कि छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर बनाते हैं, ना कि बड़े वाले को छोटे वाले के बराबर। तो बराबर बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि उसके इक्वलेट करने के लिए मैं कभी भी एडिशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही इसके अंदर चलता है। तो 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये किया किधर है, राइट हैंड साइड में। किस में किया है, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है तो नीचे 2 ना लिखेंगे, क्योंकि गलत काम करने वाले लोग लटकाते नहीं हैं, बीच में फंसाते नहीं हैं, फ्रंट में काम करते हैं। ऐसी हिंट मैंने दी थी, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। ओरिजिनल रीजन क्या है वो प्रीवियस वीडियो में आप लोग चेक कर लें, ठीक है। तो इसमें 2 क्या करेंगे, 2 हम फ्रंट में लगा देंगे। 2 अगर हमने फ्रंट में लगा दिया तो यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी चीज़ को बैलेंस करने में अगर उसके साथ में अटैच्ड एलिमेंट में भी अगर कोई एक तरीके समझ सकते हो कि अगर अटैच्ड एलिमेंट में भी कोई चेंज आ रहा है तो उस अटैच्ड एलिमेंट को तुरंत के तुरंत वहीं चेंज कर देना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने 2 लिखा था, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो पहले 1 था अब वो भी इस 2 की वजह से 2 हो गया है। तो राइट हैंड साइड में मैंने भी मैग्नीशियम को 2 कर दिया। अब दिक्कत ये हो गई कि ये तो बैलेंस हो गया, परंतु मैग्नीशियम इधर 2 है और इधर 1 है। अब इधर 2 करने के लिए मैं इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम ये है, और ये जो 2 है उसको मैं फ्रंट में लिख दूंगा। तो इस प्रकार से ये हुआ। तो कहना क्या चाह रहा था मैं आपको, कहना ये चाह रहा था कि जब भी मैं मैग्नीशियम की रिबन को जलाने से पहले रब क्यों करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से हीट नहीं हो पाती है, जल नहीं पाती, बर्न नहीं हो पाती है, आप ऐसा समझ लें। तो प्रॉपर तरीके से वो बर्न कर पाए, जल पाए, एक वाइट प्रेसिपिटेट दे पाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें वाइट प्रेसिपिटेट दे पाए, इसके लिए आप लोगों को उसको सैंड पेपर से क्लीन करना रहेगा। जलने पर किस प्रकार की रिएक्शन देती है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो पहला क्वेश्चन तो भैया क्लियर हो गया। अब आप लोगों को अगर इस पहले क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को तुरंत पूछ लिया करें, ताकि मैं आप लोगों को तुरंत के तुरंत आंसर दे पाऊँ। अगर अब आप लोगों को दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है राइट दी बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमको बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी है जो भी हमारे पास में केमिकल रिएक्शन दी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखें, इसके अंदर दिया हुआ है सबसे पहला
कि हाइड्रोजन है, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले बोला गया है कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में दिया हुआ है क्लोराइड, और इससे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान देना मेरे बच्चों, हाइड्रोजन जो ये दिया गया है, अब ये एक केमिकल इक्वेशन तो नहीं है, ये कंफर्म है क्योंकि ये फुल फॉर्म में लिखी हुई है, और केमिकल इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहती है, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता है। हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन का क्या रहेगा Cl2, और इससे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। अब कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे, क्लोरीन का फॉर्मूला चलो याद कर लिया, Cl2 ही बोलते हैं क्लोराइड के लिए, और हाइड्रोजन के लिए H2 बोलते हैं, परंतु हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए कैसे ये फॉर्मूला बना। तो मैंने आपको हमेशा से बोला हुआ है कि ये एक केमिकल फार्मूला बनाने का एक तरीका है, जो कि चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th के अंदर दिया गया है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है या आपको सीखा नहीं है, तो आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस किस बच्चे को सीखना है, तो मैं उसी हिसाब से इसका वीडियो बना दूं। पर फिर भी कुछ बच्चे ये बोले सर अभी तो बता दो, तो मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा, कुछ बच्चों की समझ में आएगी, कुछ के नहीं आएगी, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके समझ में नहीं आएगी, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे तो हमने सीखा था। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ले लिया, क्लोराइड के लिए मतलब क्या होता है, Cl होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी, बेटा इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी का सबसे बड़ा रोल रहता है। चैप्टर 3 क्लास 9th में जब केमिकल फार्मूला बनाने के लिए एक टेबल सी दी गई है, उसके अंदर बाकायदा वैलेंसी लिखी हुई है, ठीक है ना, एलिमेंट्स के लिए भी है ना, और आयंस के लिए भी, और पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए, सबके लिए दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो H1Cl1 बनता है, और एक जैसे नंबर कभी भी आ जाते हैं तो उसको लिखते नहीं है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो HCl बनता है। ये चीज़ मैंने बताई है, बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, जिन्होंने 9th में साइंस नहीं पढ़ी है, वो बच्चे इस वाले टॉपिक को समझने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना सकता हूँ। अब बेटा आप लोग कमेंट ही नहीं करोगे, मुझे बताओगे ही नहीं, तो फिर मैं कैसे समझूंगा किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट। मुझे लगेगा कि आप लोगों को पता है, अच्छे बच्चे हैं, आपने पढ़ा हुआ है। चलिए, तो ये तो हमने केमिकल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, परंतु सर अभी तक हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, तो बैलेंस करने के लिए वही फॉर्मूला। सर एक चीज़ बताइए, जब भी मुझे इस प्रकार का प्रश्न आ जाए बैलेंस करना है, तो क्या मुझे ये चीज़ें नीचे लिखनी है। हाँ, बैलेंस करने के लिए अगर स्पेशली बोला जाएगा तो आपको इस प्रकार से नीचे लिखना रहेगा, ये L नहीं लिखना है, LHS RHS लिखना है, एलिमेंट लिखना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप लोगों को एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए, अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप लोगों को पूरा पूरा ही लिखना है, ठीक। एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इधर LHS में हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2, क्लोरीन कितना दिया हुआ है 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। अब सर आपने बोला था सब पहला नियम क्या होता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, सबसे बड़े कंपाउंड को पकड़ लो, पकड़ लिया। अब इसके बाद में सर एक दिक्कत है, मैं बोलूँगा क्या, कंपाउंड इसमें बड़ा कौन सा है, ये तो गलत बात है। मैं बोलूँगा कैसे, तो देखो हाइड्रोजन भी 1, क्लोरीन भी 1, तो 1 और 1 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो सर कोई सा भी पकड़ लो। हाँ, ये बात सही है, आप किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे कंपाउंड एक, एटॉमिसिटी सभी की एक जैसी ही है। एटॉमिसिटी का मतलब किसी कंपाउंड को बनने के लिए उसमें कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, इसलिए मिला करके 2 एटम हुए, तो इसलिए एटॉमिसिटी इसकी 2 हुई। क्लोरीन की भी 2 है, हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, क्लोरीन के भी 2 एटम है, ठीक है। तो कोई सा भी ले लो। अब जैसे मैं हाइड्रोजन की तरफ चलूँगा तो हाइड्रोजन 1 है और 1 है, तो इधर 2 है, और छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर करने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, परंतु इस बैलेंस करने के चक्कर में क्लोरीन में भी चेंज आ गया, क्लोरीन भी 2 हो गया है, और 2 हो गया है तो क्लोरीन को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी 2, ये भी 2, और मैंने जब इन दोनों को आपस में कोरिलेट करके देखा तो ये बैलेंस ऑटोमेटिकली हो गए। तो ये पहली केमिकल इक्वेशन को मैंने बैलेंस करके आप लोगों को बता दिया है। अब दूसरी वाली देखते हैं। इसके बाद में जो दूसरी वाली जो बोली गई है आप लोगों के पास में,
बोला गया है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इसके बाद में बोला गया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के बाद में बनता क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट के बाद में बनता क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जरा ध्यान दें, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। सर आपने तो रट लिए हैं इसलिए आपको पता है, हमसे पूछो हमको तो आता ही नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं है, हैं? ऐसा नहीं है। मैं अभी आप लोगों को इसको बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा धैर्य रखा करें। देखो बेटा, इस वाले को अगर बनाओगे तो बेरियम के ऊपर बैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन के ऊपर कितनी होती है 1। सर आपको कैसे पता चल जाता है, हमको पता नहीं चलता किसी के ऊपर बैलेंसी कैसे है। तो ध्यान दें, या तो 9th की किताब उठा करके चैप्टर नंबर 3 के जो टेबल दी गई है उसमें बैलेंसी जितने भी आयंस एलिमेंट्स की दी गई है या तो वो रट लें, और अगर आप ऐसा बोलते हैं कि सर हमें रटना नहीं है तो फिर चैप्टर 5 के अंदर जब पीरियोडिक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर वैलेंसी के बारे में बताऊंगा, किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। काम यहाँ पे बढ़ रहा है सर, आप चैप्टर 5 तक की वेट कर रहे हो तो उसके लिए उतना वेट ना करना पड़े, यहीं के यहीं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो 9th की चैप्टर नंबर 3 निकाल करके उसकी टेबल को याद कर लें, रट लें, घोंट लें, पी लें, ठीक है। और क्या कहूँ यार तुम लोगों से, ठीक है ना। अब जरा देखो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BaCl2, क्योंकि Ba1Cl2 और 1 को लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो BaCl2, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का जब बनाया होगा तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होगी, और सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2, और इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। सल्फेट बेटा ये पूरा का पूरा SO4 बोला जाता है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। अब जब मैं इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर बेटा मिलेगा मुझे Al2SO4 का होल थ्राइस। सर ये ब्रैकेट क्यों लगाया, मान लीजिए अगर आप ब्रैकेट हटा देते और अब ऐसा करते तो बेटा जो थ्राइस लगा हुआ है, जो 3 लिखा हुआ है, वो केवल और केवल O के लिए माना जाता है, यानी ऑक्सीजन के लिए माना जाता। तो ऑक्सीजन इस जगह पर 4 3 या 12, 4 3 या 12, ऑक्सीजन इसके अंदर 12 माने जाते और सल्फर हमारा 1 ही माना जाता, ठीक है ना। तो इसलिए हम जब ब्रैकेट लगा देते हैं तो ब्रैकेट लगाने से ये जो 3 है ये ऑक्सीजन के लिए भी 3 है और सल्फर के लिए भी 3 है। तो इस तरीके से हमको इसको बैलेंस करना रहता है, केमिकल फार्मूला बनाना रहता है। बेटा समझ में आ रहा हो तो ठीक है, वरना जिन बच्चों को केमिकल फार्मूले बनाना नहीं आ रहे हैं अभी तक, जब तक मैंने आपकी रिकमेंडेशन पर बनाया नहीं है वीडियो इसके लिए, तब तक आप लोग इनके फॉर्मूलों को एज इट इज याद कर लें, रट लें, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, मैंने सब बताया हुआ है। तो बेरियम सल्फेट का कैसे बनेगा, सर देखिए बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी अभी आपने बताई 2 होती है। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Ba2SO4 का होल ट्वाइस, और मैंने बोला था कि जब एक जैसे नंबर आते हैं तो उनको लिखते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना दिया। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al1Cl3, 1 को लिखते नहीं है तो AlCl3, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, सब जगह पर ध्यान देना। सर आप तो इतने फास्ट कर जाते हो, हमको तो आएगा ही नहीं। आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखें, धीमे धीमे जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों पे थोड़ा सा कमांड करना शुरू करें, ठीक है। सर पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं, तो इतने सारे एलिमेंट की वैलेंसी हमको याद करनी पड़ेगी क्या। मैंने कहा ना मत करो ना इतने सारे एलिमेंट की वैलेंसी याद, आपका जितना से काम हो रहा है उतने एलिमेंट की याद कर लो। मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 होंगे 9th क्लास की चैप्टर 3 में, तो उसमें से पहले तो उतने याद कर लो, और उतने याद करके वहीं उसके जस्ट एक पेज पीछे देखोगे तो उसके अंदर कुछ आपको बनाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में कुछ फॉर्मूले दिए होंगे जिनके केमिकल फार्मूले बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करो आप, फिर आप खुद ही बना लोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब सर ये बताइए क्या ये बैलेंस है क्या, तो बेटा बैलेंस है या नहीं, अब अपन जरा इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपने को तो केमिकल इक्वेशन चेक करने के लिए बोला गया है कि ये प्रॉपर बनाओ
और इसको क्या है बैलेंस भी करूँ। तो यहाँ पर क्या है, बेरियम के लिए बेरियम है, क्लोरीन के लिए Cl है, एल्यूमिनियम के लिए Al है, सल्फर के लिए S है, एक एलिमेंट O है, उधर भी Ba है, S है, O है, Al है, एल्यूमिनियम Cl है यानी क्लोरीन। सर यही एलिमेंट है, इसके अलावा कोई अगला एलिमेंट नहीं है। इधर LHS में बेरियम की वैल्यू कितनी है 1 है, क्लोरीन की वैल्यू कितनी है 2 है, एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये 2 है, सल्फ़र की वैल्यू कितनी है, अब ध्यान देना सल्फ़र होल ब्रैकेट में लगा हुआ है इसलिए इसके यहाँ पर नीचे कितना 1 माना जाएगा, और जो नीचे लटकने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस वाले नियम को भी ध्यान रख लेना। सर आप तो हर दिन एक नया नियम निकाल देते हो। बेटा जैसे जैसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आएंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी ही अपने आप में मॉडिफाइड करना है अपने रूल्स में, कि इसमें क्या है, सल्फ़र के नीचे कुछ दिख नहीं था यानी कि 1 है, 1 का मल्टीप्लाई बाहर वाले से होगा, लटकने वाले नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ऐसे आप इसको हिंट के रूप में ले सकते हैं। तो सल्फ़र कितना हो जाएगा, सल्फ़र हो जाएगा 3। ऑक्सीजन के नीचे तो पहले से ही एक 4 नंबर लटका हुआ है और उसके बाद में उसके बाहर एक 3 नंबर लटका हुआ। सर इन दोनों को जोड़ देते हैं। मैंने कहा लटके हुए नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन नहीं करते हैं। आप लोगों को मैं फिर से याद दिला देता हूँ, केवल और केवल जब तक बीच में नंबर ना हो या फिर एक ही ऑक्सीजन 2 बार 2 जगहों पर ना लिखा हो तब तक उसके एटम्स को जोड़ते नहीं हैं। जब लिखा हो तभी जोड़ते हैं, वरना अगर इस प्रकार से अगर ब्रैकेट के बाहर लिखा हो या फ्रंट में लिखा हो तो हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है। अभी समझाऊंगा मैं। ऑक्सीजन के नीचे ये 4 लटका हुआ है, बाहर ब्रैकेट के 3 लटका हुआ है, तो 4 3 है 12, 4 + 3 7 नहीं करना है, ठीक है ना। तो 4 3 है 12 है, तो ऑक्सीजन कितने हैं 12 है। इधर बेरियम कितना है, बेरियम हमारे पास में 1 है, सल्फ़र कितना है, सल्फ़र हमारे पास में 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास में 4 है, एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम हमारे पास में 1 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन हमारे पास में 3 है। इतनी बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये पूरा का पूरा ये सेटअप हो गया। अब जरा हम सर चेक कर लेते हैं, और चेक करने की भी ज़रूरत क्या है, हम तो सबसे बड़े कंपाउंड को पकड़ेंगे जैसा कि आपने बताया था, वो तो हमें यही दिख रहा है, ठीक है ना। चलो देख लिया, अच्छा ये दिख रहा है इसलिए पकड़ लिया, ठीक है, ऐसा जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब इसमें ज़रा देखो, ये LHS साइड में है पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले एलिमेंट हमने देखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, और इधर कितना है 1, और इधर अगर 1 है, ध्यान देना, तो इधर 1 है तो इसे 2 करने के लिए हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये ध्यान देना, ये किधर है, ये RHS में है, और RHS में एल्यूमिनियम को देखो जा करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रंट में करेंगे तो एल्यूमिनियम तो 2 हो गया, परंतु इस 2 की वजह से ये क्लोरीन चेंज हो गया। राइट हैंड साइड में ही ये क्लोरीन 3 है, परंतु इस 2 की वजह से ये जो 3 है ये आगे वाले 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो क्लोरीन 6 हो जाएंगे, 3 2 जा 6, तो क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया। तो क्लोरीन 6 हो गया है, तो यहीं के यहीं इसे अभी के अभी चेंज करेंगे, तो 3 की जगह पर अपन क्लोरीन को कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब सल्फ़र को देख लेते हैं। सल्फ़र हमारे पास में कितना है 3, सल्फ़र हमारे पास में कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 3। अब हम उधर देखेंगे जा करके, तो उधर कितना है सल्फ़र हमारे पास में 1, तो इसको क्या करना रहेगा 3 करना रहेगा। और अगर इसको 3 करेंगे तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में सल्फ़र किधर है इधर, तो 3 करने के लिए बीच में लटका दें, नीचे लिख दें, पीछे लिख दें, बीच में फंसा दें ना, कुछ नहीं करेंगे, फ्रंट में करेंगे। कितने का 3 का। सर ये सल्फ़र तो 3 हो गया, परंतु इसकी वजह से बेरियम और ऑक्सीजन की वैल्यू चेंज हो गई। बेरियम कितना हो गया 3 हो गया है, तो बेरियम 3 हो गया है, तो बेरियम को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 लिख देंगे, क्योंकि जो भी चेंज हो रहा है किसी एक एलिमेंट को चेंज करने में, बाकी के एलिमेंट अगर चेंज हो रहे हैं तो तुरंत के तुरंत उनको वहीं के वहीं उनको मॉडिफाई कर देना है। ऑक्सीजन 4 था राइट हैंड साइड में, अब कितना हो गया 4 3 या 12, तो ऑक्सीजन को 12 कर देना है। अब जरा ध्यान दें, मैंने सल्फ़र तक तो देख लिया, अब ऑक्सीजन कितना था यहाँ पर 4 3 या 12 था, और देखो सर ये 12 यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फ़र और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम सल्फ़र और ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए हैं, ये आप लोग देख पा रहे हो। अब रह क्या गया है, अब रह गया है सर बेरियम और क्लोरीन, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि ज़्यादा किधर है, क्लोरीन 6 राइट हैंड साइड में, कम किधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको क्या करना पड़ेगा 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोरीन में, तो क्लोरीन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे लगा दूंगा क्या, नहीं, कहाँ लगाऊंगा बीच में फंसा दूंगा क्या, नहीं, कहाँ लगाऊंगा फ्रंट में।
फ्रंट में क्लोरीन लगाऊंगा तो क्लोरीन हो गया मेरा 6। अब 6 क्लोरीन तो हो गया, परंतु इसकी वजह से इस क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में ये बेरियम भी चेंज हो गया। बेरियम पहले 1 था, अब बेरियम कितना हो गया 3, तो बेरियम हो गया 3। अब जरा ध्यान से देखो कि ओवरऑल बेरियम 3 और इधर भी बेरियम 3, तो यानी ये दोनों भी बैलेंस हो गए, और ये 3 2 6 और ये 6 है ही, तो ये दोनों भी बैलेंस, पूरी की पूरी इक्वेशन अपनी बैलेंस हो चुकी है। एक चीज़ ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को अभी जो मैंने ये कराया है, ये इक्वेशन बैलेंस करने में थोड़ी सी भी तकलीफ हुई हो, ध्यान देना, तो आप लोग इस इक्वेशन को फिर से सुने, समझें, मेरा वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लें, रिवर्स कर लें, और आप लोग इसको ज़रा फिर से देख लें, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा गहराई से आप इन चीज़ों को बैलेंस करना सीखेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। क्योंकि ये चीज़ें, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आज रात को पढ़ ली और कल सुबह तक भूल जाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट है, आप लोगों के साथ नहीं, सभी के साथ में, इसलिए इसकी रेगुलर प्रैक्टिस डालें। इसीलिए मैं आपको बहुत ही कम कंटेंट देता हूँ, या मान सकते हो कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने अपलोड किया है पहले उसी को ही आप लोग कम से कम 5 से 10 दिन तक उसी को रोज़ सुने, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। गारंटी है मेरी कि जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उससे एक दिन पहले बाकी सब पढ़ रहे होंगे और आप सो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में फीड हो चुकी हैं। वो बच्चे उस दिन प्रिपरेशन कर रहे होंगे पेपर के लिए, और आपने पर डे प्रिपरेशन करी है अपने पेपर के लिए। तो 365 दिन में से अभी तो वैसे 365 डेज बचे भी नहीं है, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट होगा, या हो सकता है बचे हो, तो 365 दिन आप तैयारी करो ना। उस एक दिन के लिए, क़यामत की रात के लिए क्यों बैठे रहते हो कि वो दिन आएगा, वो रात आएगी, हम उसी दिन उठेंगे, कॉपी किताब खोलेंगे और डब्बा गोल हो जाएगा। ये होगा तुम्हारे साथ में फिर, ठीक है। अब इसका ज़रा तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सोडियम प्लस वाटर। तो यहाँ बना क्या है, यहाँ बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यहाँ बना हुआ है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ बना हुआ है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ज़रा ये सारी चीज़ों को देखें ध्यान से। मैं इसको ज़रा बनाने का प्रयास करता हूँ। सोडियम का सिंबॉलिक फॉर्म होता है Na, वाटर का बेटा फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए OH, और इन दोनों की वैलेंसी एक ही होती है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर NaOH बनेगा। हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2। और अब आपको इसके अंदर ये देखना है क्या ये बैलेंस है या नहीं। तो अपन चेक करते हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये 3 एलिमेंट हैं। LHS में कितने हैं, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन 1 है। RHS में कितने हैं सर, RHS में सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। और जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि कभी भी एक ही एलिमेंट अगर एक से अधिक जगह पर लिखा हो और अगर बीच में एडिशन लगा हो, ठीक है, तो वो एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होते, जोड़े जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 एटम इधर है और हाइड्रोजन के 2 एटम इधर हैं, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको जोड़ देंगे, बोलेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, कितने एटम हैं, 3 एटम हैं। तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, राइट हैंड साइड में 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से बोला था मैंने। जिनको ध्यान नहीं आ रहा हो कि ये वाली बात मैंने कब बोली थी, तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करो, फिर से सुनो, तब समझ में आएगा सर ने यहाँ की बात बोली थी। ठीक है। इसके बाद में मैं अब आप लोगों को इसको बैलेंस करना बता रहा हूँ। सर ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस है, सर आप ऐसे ही बोल देते हो बैलेंस करना बता रहा हूँ। सबसे पहले रूल से चलो ना। रूल मतलब बड़ा वाला 1 2 3, ये 3 है सर, ये भी तो 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ये, तो एटोमिसिटी इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, किसी को भी ले लो, मैंने चलो ये ले लिया। सोडियम को राइट हैंड साइड में मैंने देखा 1 था, तो इसका भी 1 है, तो ये दोनों बैलेंस है। ऑक्सीजन को राइट हैंड साइड में देखा 1 है और इधर भी 1 है, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को ध्यान देना बोला है। हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड में देखा 1 है, यहाँ 3 लिखे हैं सर जी कैसे,
अरे भैया ये वाला हाइड्रोजन तो एक है, इस वाले हाइड्रोजन को क्यों भूल गए? टोटल हाइड्रोजन इस साइड में, राइट हैंड साइड में जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन सभी को जोड़ करके जो ओवरऑल वैल्यू निकलेगी उसको लिखते हैं। समझ में आया? इस अकेले को देख करके तुम बोलो सर यहाँ तो 1 होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ठीक है, एलिमेंट का नेम हम जरूर देखते हैं, परंतु जो संख्या होती है वो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन सबको कलेक्ट करके ही लिखते हैं। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। इधर हाइड्रोजन 3 है तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। और इधर हाइड्रोजन अगर 2 है सर तो इधर 2 को मैं 3 बनाता हूँ। ध्यान देना, मैं सर एक काम करता हूँ, मैं 2 को जरा 3 बनाता हूँ। तो 2 को 3 कैसे बना सकते हैं? सर बन ही नहीं सकता है। तो मैं कहूँगा यार बन नहीं सकता है, तो फिर अब तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो गई। तो फिर इसको बैलेंस कैसे करेंगे सर? समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? अभी समझाता हूँ, देखो कैसे होगा, ध्यान दो। मुझे अगर इसे बैलेंस करना है तो 2 में जरा 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 2 ही आएगा। 2 में मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना? आ जाएगा ना 4। तो 4 तो इससे ज़्यादा हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ ज़्यादा? तो हो जान दो। तो तुम्हें क्या करना है, अगर ये 4 ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान देना, अगर ये 4 अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना रहेगा? इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। पर सर अब हो क्या गया है? अब देखो बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर कितना हो गया था? 4 हो गया था। सर आप तो इस छोटे वाले को इसके बराबर बनाना चाह रहे थे, पर ये तो उल्टा इससे बड़ा बन गया बेटा। इसलिए क्योंकि जब मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया था 2 में तो वो उतना ही था। अब बराबर बनाने के लिए मैंने फिर जब 2 का मल्टीप्लाई किया, ध्यान देना, मैंने जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये तो हो गया 4। सर एक और जुगाड़ लगा सकते थे ना, कैसी वाली? जैसे इस जगह पर आपने लिखा हुआ था 2, ठीक है, आपको बनाना है 3। हम मैथ के स्टूडेंट इसलिए हम अपना दिमाग अगला ही लेवल पे लगाएंगे। मैंने कैसे वाला? सर ये वाला कि अगर मैं इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, देखो सर बन गया 3। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। अरे भाई कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू का उपयोग ना करें। ये नहीं कहा कि गलत ही हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलत हो जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे आपको कंपाउंड बताऊंगा जो एग्जिस्ट करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू में। जिप्सम हुआ, जिप्सम तो जिप्सम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, देख लो जरा उसको, तो उसके अंदर आपको हाफ मॉलिक्यूल ही पानी का मिलेगा आपको, ठीक है ना। मेरा कहना ये है कि आपको हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप फ्रैक्शनल वैल्यू से जब आप उसको एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं तो उससे आपकी इक्वेशंस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। हमें तो इसे सिंपल रखना है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने से सर ये 4 हो गया। अब सर ये बड़ा हो गया। अब अगर ये बड़ा हो गया है, पर सर एक चीज़ और दिखाओ। मैंने बोला हाँ बताओ। देखो सर 2 का मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन तो 4 हो गया, परंतु इस 2 की वजह से इस ऑक्सीजन में भी तो चेंज हो गया, तो इसको भी तो बदल दो। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो चुका है, तो ऑक्सीजन की जगह पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है भैया। अब क्या करें? अब सर जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो जो 4 हो चुका है, अब अगर हम राइट हैंड साइड में जाएं तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमें 3 दिख रहा है और एक हमको ऑक्सीजन 1 दिख रहा है। अब इन दोनों में से सबसे पहले किसको बैलेंस करें? तो मैं कहूँगा बेटा एक काम कर लेते हैं इन दोनों में से, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 4 हुआ है, इसकी वजह से हाइड्रोजन 4 हो गया, पर इसकी वजह से ऑक्सीजन भी में चेंज हुआ है। ऑक्सीजन कितना हो चुका है? यहाँ पर 2 हो चुका है। तो इस ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को भी थोड़ी देर में बैलेंस करेंगे। इधर अभी ऑक्सीजन 2 हो चुका है, तो इसके इधर कितना है? राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है। इसको हमको कितना करना है? 2 करना है, तो 1 में इंटू कर देंगे 2 का, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। और इधर ऐसा करने पर हमें यहाँ फ्रंट में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, पर यहाँ पर सर सोडियम भी 2 हो जाएगा, तो सोडियम 2 कर दिया। अब सर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दिमाग लगाओ जल्दी से। हाइड्रोजन ये नीचे लटका है 1,
1 का इंटू होगा 2 से, तो हाइड्रोजन हो गया इस वाले कंपाउंड में 2, तो इसमें हाइड्रोजन 2 हो गया, और इधर हाइड्रोजन 2 है ही, दोनों को जोड़ो, हाइड्रोजन टोटल हो गया 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया है 4। सर देखो, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब केवल और केवल बचा हुआ है सोडियम, तो सोडियम राइट हैंड साइड में है 2 और लेफ्ट हैंड साइड में है 1, और इसको हम 2 कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके, और देखिए सर ये पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। देखो बच्चों मेरी बात सुनना, ये वाली जो इक्वेशन है इतनी आसान दिख रही है, इतनी आसानी से ये सॉल्व नहीं हुई है, थोड़ा इसमें तिकड़म लगाना पड़ा है, थोड़ा दिमाग और अच्छी तरीके से लगाना पड़ा है। तो मेरे इस वीडियो में जो मैंने अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कराया है, इसको थोड़ा रिवर्स मारो, फिर से देखो, एक एक स्टेप चलो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और फिर भी आपको समझ में ना आए तो फिर से आप लोग इसको करने का प्रयास करें, या मुझसे पूछ लें कमेंट बॉक्स में कि सर ये नहीं आया तो फिर से बता दूंगा, या फिर भैया फिर भी तुम लोगों को तकलीफ़ है कि सर हमें समझ में नहीं आया, सर एक बार फिर से बता दो, तो बता देता हूँ। जस्ट 20 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा अब स्पीड में आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि मैंने क्या कराया है इसके अंदर, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आखिरकार हुआ क्या, तो मैं एक काम करता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, फिर से बताता हूँ। जल्दी से देखो, सोडियम कितना है, सोडियम इस जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। राइट हैंड साइड में सोडियम कितना है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन इधर है 2 और एक हाइड्रोजन ये, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए 3, ठीक है। ज़रा ध्यान दें। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सर बताइए इसमें बैलेंस कौन सा नहीं है, इसमें बैलेंस ये दोनों हैं, ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, और आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो देखना ज़रा ध्यान से, दिक्कत यहाँ हुई थी कि ये है 3, ये है 2 छोटा है, 2 को मुझे 3 के इक्वल करना है, तो मैंने बोला था हमेशा नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भैया मेरी मजबूरी है कि मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन हो जाएगा 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पे करना भी तो पड़ेगा ना। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन तो 4 हो गया, परंतु इस 2 की वजह से इस ऑक्सीजन के अंदर भी चेंज आ गया है, ऑक्सीजन कितना हो गया है 2, और ऑक्सीजन 2 हो गया, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है। अब ध्यान दें, अब ऑक्सीजन मेरा इधर 2 हो चुका है, तो राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो तो 1 है, उसको 2 करने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर लिखना भी तो पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो मैंने इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, परंतु ये दोनों फिर चेंज होंगे, ये दोनों चेंज होंगे, तो ध्यान दो, सोडियम कितना हो गया मेरा, सोडियम हो गया राइट हैंड साइड में 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया सर 2, तो ये पहले से ही है, और ये हाइड्रोजन भी अब यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 और 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं। तो देखो सर ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब हमारे पास में राइट हैंड साइड में सोडियम कितना है 2 है, परंतु लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम हमारा 1 है, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो सोडियम 2 हो जाएगा, तो ये जो किया है इसको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से आप लोग समझ लें, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को अब लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ, ये क्वेश्चंस बहुत शानदार रहते हैं, इसलिए इनको ज़रा ध्यान से देखना है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें बोली गई हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, बोला गया है कि सोडियम सल्फेट जो है वो वाटर में है और वो रिएक्ट कर रहा है किससे, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये दिया हुआ है। तो ज़रा आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा ये जो थ्योरी है, थ्योरी में से अपने को कंटेंट पकड़ना है, ज़रा ध्यान देना। इसमें सबसे पहली बात पकड़ो, सॉल्यूशन लिखा हुआ है,
ठीक है। और सॉल्यूशन किसका, बेरियम क्लोराइड का। सबसे पहले तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो BaCl2। अब यही फॉर्मूला क्यों होता है, मैंने फिर से बोला फॉर्मूला बनाना सीखो, ठीक है। अब ये बेरियम क्लोराइड का क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन के लिए स्टेट फॉर्म हम क्या करते हैं, एक्वस लिखते हैं। और क्या बोला गया है, एंड के बाद लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट इन वाटर। देखो बेटा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में हो, सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हो, या फिर सॉल्वेंट जो कम मात्रा वाले सॉल्यूट को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता हो, जैसे पानी, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बोला क्या जा रहा है, सोडियम सल्फेट को हमने पानी के अंदर डाला, सोडियम सल्फेट को हमने पानी के अंदर डाला। भैया पानी क्या है, सॉल्वेंट है, सोडियम सल्फेट क्या है, छोटी सी अमाउंट है, यानी कि सॉल्यूट है। जब हम उसे पानी के अंदर डालेंगे, सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, तो बन जाएगा ना सॉल्यूशन। इनडायरेक्टली वो तुम्हें सॉल्यूशन की हिंट दे रहा है। तो बोला क्या गया कि सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट के लिए आप अगर देखेंगे तो सोडियम सल्फेट आप लिखेंगे, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट आपने बना लिया है, सोडियम सल्फेट। अब इसमें भी क्या लिखा हुआ है, ये पानी के साथ में, यानी सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया यानी ये एक्वस फॉर्म। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एडिशन का साइन लगा दिया है। ये सारी चीज़ों को सुनते चलो ध्यान से। अब इसके बाद में क्या बोला गया है, टू गिव मतलब ये हमको देते हैं, क्या देते हैं, देने के लिए मतलब प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसलिए एरो का साइन लगा दिया। इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, सबसे पहले तो आप लोग लिखें बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला, बेरियम सल्फेट लिखा, और वो भी कैसा है, इनसॉल्यूबल, यानी कि वो घुल नहीं रहा है, वो सॉल्यूशन के अंदर तले में जाकर के ठहर गया होगा। उदाहरण के लिए मिट्टी को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं और दो चार मिनट तक तो ऐसा लगेगा कि यार ये बिल्कुल घुल गई है, पर 2 घंटे बाद आप आकर अगर इसे देखते हैं तो इसके बॉटम में आपको मिट्टी जमी हुई मिलेगी, यानी कि सॉलिड फॉर्म में वो आपको मिलेगी। तो प्रेसिपिटेट जो होता है, प्रेसिपिटेट के लिए, प्रेसिपिटेट को इनसॉल्यूबल भी बोलते हैं, जो घुल ना सके, वो प्रेसिपिटेट ही तो होगा, वो नीचे तो जाके ठहर जाएगा, तो इनसॉल्यूबल है। तो देखो बेटा एक चीज़ मैं बताऊं, प्रेसिपिटेट आप इनसॉल्यूबल को ज़्यादातर केसेस में बोलते हो। कुछ लोग ये बोलेंगे सर इनसॉल्यूबल तो पानी में तेल डाल दो वो भी इनसॉल्यूबल है, तो क्या वो प्रेसिपिटेट है, नहीं वो प्रेसिपिटेट नहीं है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। पर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो बॉटम में जाकर के कलेक्ट हो जाती हैं वो इनसॉल्यूबल भी कहलाती हैं, है ना। इसीलिए तो वो तले में आकर के बैठ गई। आप मेरी बातों का अर्थ का अनर्थ ना निकालना, वरना बोलो सर जो 2 लिक्विड्स जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते वो भी तो इनसॉल्यूबल ही हैं, और वो तो सर प्रेसिपिटेट नहीं कहलाते, वो तो सॉलिड है ही नहीं। मैं ऐसी चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ जो सॉलिड हों, जो बॉटम में जाकर के ठहर जाते हों, ऐसे चीज़ों को इनसॉल्यूबल भी कह दिया जाता है। क्योंकि प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है किसी भी चीज़ का वो तभी बन रहा होगा जब वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो इनसॉल्यूबल तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनसॉल्यूबल है यानी कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, क्योंकि बेरियम सल्फेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और प्रेसिपिटेट हमेशा इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट लगा दी हमने इसकी। इसके बाद में क्या बोला है कि ये हमको देता है क्या, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, यानी कि बिना घुला हुआ बेरियम सल्फेट जो कि तले में मिलता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन बोल दिया, सॉल्यूशन मिलता है हमें किसका, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड बेटा कौन सा होता है, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट मतलब जो घरों में जो सफ़ेद नमक आप उपयुक्त करते हो, डांडी नमक, टाटा नमक, यही वाला। और इसका क्या मिला है आपको, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एक्वस स्टेट। तो ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन। अब इसको तुमसे बोला गया है कि इस इक्वेशन को बैलेंस भी चेक कर लो। भैया कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, LHS, RHS। LHS के अंदर अगर आप देखोगे तो बेरियम कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1, क्लोरीन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, सोडियम कितना दिया हुआ है 2, सल्फर कितना दिया हुआ है 1, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 4। राइट हैंड साइड में आ जाओ, बेरियम कितना दिया हुआ है 1, क्लोरीन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1, सोडियम कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1, सल्फर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4। मतलब सर ये बैलेंस है, ये बैलेंस है और ये बैलेंस है। ये क्लोरीन और सोडियम ये दोनों बैलेंस नहीं है।
तो देखो सर, अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर सोडियम, अगर हमारा देखो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा हमें ये दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले सोडियम को पकड़ो, तो सोडियम को देखा, सोडियम ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए सोडियम लेफ्ट हैंड साइड वाला देखा। इसमें कितना लिखा है, इसमें लिखा हुआ है 2 और इधर है 1, तो इसको 2 करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में सोडियम को जैसे ही 2 करोगे तो सोडियम तो 2 हो गया, परंतु इसके 2 करने से क्लोरीन में चेंज आ गया, तो क्लोरीन भी 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड के क्लोरीन में भी आप 2 लिख दोगे, और जैसे ही आपने लिखा तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ध्यान से देखो, 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4, पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आप लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिख देते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, जब आपको इक्वेशन में स्टेट की हिंट दी गई है और आपने उस इक्वेशन में अगर स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करी है तो 100% आपके नंबर 0 ही मिलेंगे। रिएक्शन कितनी भी अच्छी लिखो, अगर आपने हिंट दी हुई स्टेट को अगर रिप्रेजेंट नहीं किया है तो आपकी इक्वेशन गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझना है। वीडियो को पॉज कर लें और ज़रा इसको प्रॉपर तरीके से समझ लें, या फिर से रिवर्स कर लें वीडियो को, ताकि आपको मैंने कैसे समझाया ये कैसे लिखा उस चीज़ को ज़रा रिवाइज कर लें, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बोला गया है। अब बेटा ये किस में बोला गया है, ये वाटर में बोला गया है। तो जो ये वाटर में बोला जा रहा है ना, तो इन सारी चीज़ों को, ये की पॉइंट होते हैं, ये आप लोगों को जानबूझ के ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि आप लोग उनको इग्नोर कर दो, परंतु अगर आप उनको ध्यान से देखो तो पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने की जो की है, जो मास्टर की है, वो इन्हीं शब्दों में छुपी हुई है। इसीलिए इन शब्दों को ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सुबह सुबह मांगने वाले भी आ जाते हैं, अब घंटी लेके यहीं बजाता रहेगा ये। अब इनको क्या बोले, भगवान जाने क्या दिक्कत है। इसीलिए रात में उठ कर के वीडियो बनाता हूँ, दिन में बनाने की इच्छा ही नहीं होती मेरी, क्योंकि कुछ ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल डिस्टरबेंस करेंगे। ज़रा ध्यान दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन तो बेटा बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे सुनना ज़रा ध्यान से, सॉल्यूशन के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, एक कम मात्रा में एक ज़्यादा मात्रा में। अब मान लो कि मैंने अगर चीनी को या नमक को शराब में डाल दिया, तो सॉल्वेंट यानी ज़्यादा मात्रा में शराब है, कम मात्रा में चीनी है या नमक है, तो वो भी सॉल्यूशन बन जाएगा। परंतु यहाँ पे वो तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बोल रहा है कि सॉल्यूशन जो बना है ना, उसमें जो सॉल्वेंट लिया है ना, वो कोई और नहीं, पानी है, वाटर है। अगर यहाँ पे बोल देता इन एल्कोहल, तो एल्कोहल अगर वो बोल देता बेटा, तो फिर आप यहाँ पर स्टेट में एक्वस नहीं लिखते, तो सर क्या लिखते फिर हम, फिर स्टेट में लिख देते एल्कोहल। और सर एल्कोहल का कोई सिंबल होता है क्या, भाई मुझे तो नहीं पता, पर आप लोगों को अगर लिखना है, क्योंकि मुझे सच बात में नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी चीज़ों को कभी लिखा हुआ देखा ही नहीं है ना। पर ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि जब तक आपको अगर वो क्लियरली मैसेज दे दे कि वो सॉल्यूशन वाटर में नहीं, किसी दूसरे सब्सटेंस के जरिए या दूसरे सॉल्वेंट के जरिए वो उसका सॉल्यूशन बना है, तो उसको फिर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जिसको वो गलत नहीं कर सकता है। परंतु इसके अंदर हमने क्या बोल दिया, इसके अंदर हमने बोल दिया है कि यहाँ पर ये वाटर के अंदर है और वाटर के अंदर है, तो हम इस जगह पर ये एक्वस लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और ये रिएक्ट कर रहा है कि इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करने के लिए प्लस का साइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये लिख दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सॉल्यूशन जो बना है वो पानी में बना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एक्वस, और ये टू प्रोड्यूस के लिए यहाँ पर एरो लगा दिया। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो सोडियम क्लोराइड का क्या बन रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा है। वो सॉल्यूशन किस में बन रहा है, अब यहाँ पर बताया नहीं है
कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो किस में बन रहा है, यहाँ पे बताया नहीं है। अगर बता नहीं रहा है तो नेचुरली कॉमन सेंस हम हमारा लगाएंगे कि जब तक वो हमको क्लियरली ना बोले कि किस में सॉल्यूशन बना है, सॉल्वेंट क्या लिया है, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमेशा पानी में ही लिया है, वाटर में लिया है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक्वस लिखेंगे और इसके साथ में और क्या प्रोड्यूस होता है, पानी, H2O। सर यहाँ पर पानी है तो पानी के लिए हम क्या कर लेंगे, पानी के लिए भी हम एक्वस लिख लेंगे। नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्वस तब लिखते हैं जब सॉल्यूशन हो, पानी तो अकेला सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कहाँ है इसमें, इसलिए पानी को लिक्विड फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखें। अब इसके बाद में अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से दिखाऊं, इसके अंदर अपन चेक करते हैं एलिमेंट लिख करके, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, यहाँ पर LHS है, यहाँ पर RHS है। LHS के अंदर सोडियम की वैल्यू कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन की वैल्यू ये 1 और ये 1, तो टोटल हो गया 2। क्लोरीन की वैल्यू है यहाँ पर 1, यहाँ पर सोडियम की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्लोरीन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। इस प्रकार से बेटा अगर आप देखोगे तो ये पहले से ही पूरी तरीके से ये बैलेंस है। आप लोगों को यहाँ पर ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस होकर के मिली है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। आज आपके मैंने जहां तक मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जहां तक पढ़ाया है उनके सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर करवा दिए हैं। इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो सीखी, पर ये भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार की होती हैं, इन सारी चीज़ों को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए भी है जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है या फिर मेरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते, मेरे नियर बाय नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हुए वेब कोचिंग क्लासेस के साथ आप जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।